का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की। बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ था उसको लेकर लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन अब धमाके के बाद राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार और जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई हैं। लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों के बीच उपराज्यपाल ने सुरक्षा को और सख्त बनाने के लिए कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में तय सीमा से अधिक अमोनियम नाइट्रेट खरीदने और बेचने वालों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के और खरीदार विक्रेता की तस्वीर और अन्य जो जरूरी जानकारी है उसको सुरक्षित रखने की बात शामिल की गई। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जो मेटा और एक्स है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रमुखों के साथ चर्चा कर उन कंटेंट्स की वैज्ञानिक ट्रेनिंग को मजबूत करने पर जोर दिया जाए जो लोगों को उकसाने या उनका ब्रेन वॉश करने के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने, कम्युनिटी आउटरीच को मजबूत करने और प्रिवेंटिव पुलिसिंग को और प्रभावित करने का जो निर्देश है वो जारी कर दिया गया। लेकिन इस बीच सवाल यही उठता है कि इतने सख्त निर्देशों के बाद, इतनी सुरक्षा बढ़ाने के बाद जो ये घटनाएं हो रही है इन पर क्या अंकुश लगाया जा पाएगा? तो इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। लाल किले के नजदीक हुए धमाके ने दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था। इसी घटनाक्रम के बाद उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को विस्तृत दिशा निर्देश भेजे। इन निर्देशों में तय सीमा से अधिक अमोनियम नाइट्रेट खरीदने और बेचने वालों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने, खरीदार विक्रेता की तस्वीर और अन्य जरूरी जानकारी को सुरक्षित रखने की बात शामिल है। साथ ही मेटा और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रमुखों के साथ चर्चा कर उन कंटेंट्स की वैज्ञानिक ट्रैकिंग को मजबूत करने पर जोर दिया गया जो लोगों को उकसाने या ब्रेन वॉश करने का खतरा पैदा करते हैं। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने, कम्युनिटी आउटरीच को मजबूत करने और प्रिवेंटिव पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने का निर्देश भी दिया गया। उपराज्यपाल की चिट्ठी में प्रशासन को डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की डिटेल्स की एक सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी बनाने के निर्देश दिए गए। खासकर प्राइवेट अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता और विदेशी डिग्री धारकों की सेकेंडरी बैकग्राउंड जांच पुलिस के साथ साझा करने को कहा गया। वहीं पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फाइनेंसर के साथ मिलकर ऐसी गाड़ियों को सड़क पर न चलने देने के निर्देश जारी किए गए जिनका असली मालिक रजिस्टर्ड मालिक से अलग हो। ये समस्या सबसे ज्यादा ऑटो रिक्शा में देखने को मिलती है। इधर धमाके की छानबीन आगे बढ़ते हुए एनआईए ने 4 आरोपियों डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर आदिल अहमद रहतर, डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान वागे को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां सभी को हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। लाल किले के पास हुए इस धमाके ने न सिर्फ सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी बल्कि राजधानी की सुरक्षा रणनीति को भी नए सिरे से परखने पर मजबूर कर दिया। जांच एजेंसियां मॉड्यूल को उजागर करने में जुटी और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को और कठोर बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। चलिए सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद आसिफ, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका आसिफ जी। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु पांडे आप प्रवक्ता हैं। अब सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में हमारे चैनल पर और चर्चा की शुरुआत करेंगे शुभेंदु जी आपसे। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर एलजी की तरफ से जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं दिल्ली धमाके के बाद। जया जी देखिए, एक मेरा फ्रेम फ्रीज आ रहा है, शायद कोई टेक्निकल इश्यूज है, वो चेक कराइए। पर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। हाँ, तो सबसे पहला चीज बताते हैं कि आजकल के जो आतंकवादी हैं जी, जो अभी पकड़े गए इस केस में, लाल किला के केस में, वो लोग कुछ ज्यादा ही टेक्निकली साउंड थे, पढ़े लिखे लोग हैं। और इन पढ़े लिखे लोगों ने, जिन्होंने डॉक्टरी करी है, जिनका काम था
लोगों को जान बचाने का, उन्होंने जान लेने का काम किया है। बिल्कुल। अब भरोसा खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है भरोसा। अब हम किसी पे भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए जो मस्जिदों में मौलवी लोग हैं, जो मस्जिदों में पैसा लेके आ रहे हैं, जो मौलाना लोग हैं, जो इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, उनके पूरी चेकिंग होनी चाहिए। और खासकर जो आज एलजी ने ऑर्डर दिया है, उसमें कहा है कि दिल्ली के अंदर इस तरीके के जो प्रोडक्ट बेचने वाले लोग हैं, वो उस लिस्ट को बनाएं, जी। जिस लिस्ट में जिसको उन्होंने खरीदा है और जिससे उन्होंने मटेरियल बेचा है, पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए बोला है, विद फोटोग्राफ्स। इससे मेरे को लगता है कि जो विस्फोट बनाने वाली घटना है वो कुछ कम होगी। लोग समझ जाएंगे कि हम पकड़े जा सकते हैं। और दूसरा, जो ज्यादा खतरनाक बात है कि ये बनाया कहाँ गया, पूरा विस्फोट ये बनाया गया सुनहरी मस्जिद के अंदर पार्किंग में। जी। तो भी ये भी चेक करना चाहिए कि इतनी बड़ा विस्फोट बनाने के लिए, जिसमें इतनी गाड़ियां उड़ गई, इतने लोगों की हत्याएं हो गई, जी। उस पर भी उसको बनाया गया एक मस्जिद के नीचे पार्किंग में। तो हमको लगता है कि हमको अपनी सुरक्षाओं के जो दायरे हैं, जो हमारी जो कनेक्ट है, जो हमको टेक्निकली सर्विलेंस करना चाहिए, वो और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, और इसके लिए एलजी ने ऑर्डर दिए। बिल्कुल, एलजी की तरफ से यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए और दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जो सुरक्षा है वो और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। बहरहाल आसिफ साहब, क्योंकि जिस तरह से देखें कि जब ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ, लाल किले के पास ये धमाका हुआ, जिसके बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इस हादसे में कई के परिवार भी उजड़ गए। बहरहाल बड़ा दुखद हादसा था, लेकिन इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत की गई है। कहीं ना कहीं जो लूप होल्स थे वो भी सामने आए हैं। देखिए, जिस तरीके से हादसा हुआ बड़ा दर्दनाक है। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया जी, और जिस तरीके से लाल किले पे सिक्योरिटी होती है शुरू से ही, उसको आप नकार नहीं सकते। किस तरीके से वहां पे ब्लास्ट होता है जी, किस तरीके से वहां चूक होती है इंटेलिजेंस की, गवर्नर साहब की, जिनके अंदर दिल्ली पुलिस आती है, और पूरी भाजपा सरकार की। किस तरीके से, अभी मैं अवस्थी को जो सुन रहा था, ये पार्किंग चलाती है, लाल किले की पार्किंग के अंदर ये हुआ जहां इन्होंने कहा विस्फोट का इंतजाम किया गया। वो पार्किंग का इंतजाम जो ठेकेदार है, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए ठेके हैं, वो उनके अंदर ये सब हुआ। किस तरीके से वो कहां जोड़ना चाह रहे हैं, ये आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। उस पार्किंग पे बोलने को राजी नहीं। वो पार्किंग किस, उसके ठेकेदार का नाम क्या है जिसको वो पार्किंग अलॉट की गई है। और रही एलजी साहब के ऑर्डर की बात, उन्होंने ऑर्डर किया। एलजी साहब तकरीबन 3 साल के आसपास हो गए दिल्ली के एलजी बने हुए जी। तकरीबन अब से 10 महीने पहले तक वो राजनीति करते रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमेशा सारे षड्यंत्र रचते रहे, और सरकार को उन्होंने काम करने नहीं दिया। हर जगह उद्घाटन में सब जगह नजर आते थे, जबकि उनका सबसे ज्यादा अगर फेलियर है तो एलजी साहब का फेलियर है। मैं ये कहूंगा, आज ये सब चकाचौंध की बात करें, हमने इतने सारे आज उन्होंने ऑर्डर किए, ये तमाम ऑर्डर तो दिल्ली में पहले से लागू हैं, ये नई चीज तो उन्होंने की नहीं है। और अब भी उनको 11 दिन तकरीबन लगे। 10 तारीख का जो हादसा है लाल किले पर, आज 21 तारीख हो गई, 11 दिन बाद उनको ये आया, ख्याल आया कि ये मैं ऑर्डर कर दूं। क्योंकि मैं कहूंगा पूरी तरह ये फेलियर अमित शाह जी का फेलियर है। इंटेलिजेंस बार बार रिपोर्ट देती रही कि कोई हादसा होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। एलजी साहब हो, सरकार हो, पूरी तरह राजनीति करने लगी दिल्ली पुलिस का। हमारी दिल्ली पुलिस हर तरीके से सक्षम है, वो गिरबान क्या घर में से पकड़ के लाने में सक्षम है। जब से राजनीतिकरण हुआ तब से देखिए, तब्दीली 14 के बाद में किस तरीके के हालात होते जा रहे हैं। टीवी पर बैठकर लोग पॉलिटिकली बयान देते हैं, ये कहने को राजी नहीं कि ये नाकामी है, उस पर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे और चीज के ऊपर। आज दिल्ली को जरूरत है, दिल्ली वासियों को, कि सख्त से सख्त बिल्कुल कार्रवाई हो, किसी को बख्शा ना जाए, ना ही उसके ऊपर राजनीति हो, ना ही ऐसे हालात पैदा हो
कि जो हरियाणा के अंदर हुआ, हरियाणा के अंदर एक अरसे से लोग इकट्ठा करते रहे, वह हरियाणा सरकार की पूरी नाकामी साबित हुई। किस तरीके से इतना 3,000 किलो के आसपास इन्होंने सब इकट्ठा किया। क्या कर रही थी हरियाणा पुलिस, क्या कर रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री? सिर्फ एक काम कर रहे थे अमित शाह जी और हरियाणा पूरी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार में चुनाव लड़ने में लगी पड़ी थी। अमित शाह जी वहां डेली 10-10 रैलियां कर रहे थे, सिर्फ उन्हें चुनाव नजर आ रहा था बिहार का, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर होती है। तमाम दिल्ली की सुरक्षा अमित शाह जी के अंडर रहते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। लेकिन उस नाकामी पे कोई चैनल वाला नहीं बोलेगा कि अमित शाह जी सवाल पूछा जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार सवाल पूछा जाए, ये हादसे हो किस तरीके से आतंकवादी घटना हिंदुस्तान के अंदर। बार बार कहते हैं चुनाव के अंदर सुरक्षित हाथों में, अगर सुरक्षित हाथों में है तो बाहर से लोग कहां से इतना सब लेकर आ जाते हैं। आज ये हालात है दिल्ली के। हमारी सरकार ने कहा था सिंदूर को लेकर रुका नहीं है, ये चलता रहेगा। आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पाकिस्तान का नाम लेने से किस तरीके से कतरा रही है। करिए पाकिस्तान पर अटैक, बोलिए पाकिस्तानी अटैक है, आतंकवादी अटैक, ये आतंकवादी अटैक है, तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार क्यों बोलने में कतरा रही है पाकिस्तान का नाम लेने में? क्या वजह है? देश को बताइए ना। ये वजह है, जब ऑपरेशन सिंदूर चालू है तो करिए पाकिस्तान पर अटैक। पूरा हिंदुस्तान का एक नागरिक जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सरकार के साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था, आज भी सेना के साथ खड़ा, सरकार के साथ खड़ा है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार नए नए पर्दे डालेगी। कोई भी शख्स खड़ा होकर आप देखिए चैनल पे, इतना दिल्ली के अंदर लाल किले पे इतना बड़ा हादसा होता है, किसी ने नहीं कहा सरकार की नाकामी है। एक चैनल बता जिसने इस पर शो किया हो कि सरकार का फेलियर है, ये अमित शाह जी का फेलियर है, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, नरेंद्र मोदी जी का फेलियर है। बिल्कुल, इसका जवाब हम शुभेंदु जी से लेंगे। तमाम जो सवाल आपने किए हैं, आसिफ साहब जो सवाल किए उनका सारा जवाब हम यहाँ पर शुभेंदु जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले जवाब हम विष्णु जी से भी ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब इस पूरी घटना के बाद जो उपराज्यपाल है उन्होंने सीएस और सीपी को चिट्ठी लिखी है और यहाँ पर जो सख्त दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। बहरहाल विष्णु जी, यहाँ पर जिस तरह से देखें कि इन दिशा निर्देशों के लागू होने के बाद, इन तमाम सख्ती के बाद क्या इस तरह की घटनाओं पर रोक लग पाएगी? देखिए जया जी, पहले तो एलजी साहब जग गए, उठ गए और उनको फाइनली दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की चिंता हुई। ये देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो पिछली सरकारों के रिबन काटने में, क्रेडिट लेने में, रोडों पे, सड़कों पे दिखाई देते थे, और वो फाइनली लोगों की सुरक्षा की चिंता हुई और उन्होंने उस पर कार्रवाई करी। ठीक है, क्योंकि उनकी ही जिम्मेवारी है, लॉ एंड ऑर्डर तो शुरू से इस केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार के पास है, तो ये स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं अगर एक गाड़ी पूरे दिल्ली में 4-5 घंटे घूमती रही, फरीदाबाद से वो एंट्री करके यहाँ पे दिल्ली में पार्किंग में 3-4 घंटे रुकती है, फिर वो प्लान करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंस भी फेलियर है, और कहीं ना कहीं जो दोषी जो पुलिस वाले हो, जिनको ध्यान देना चाहिए, जिनको प्रॉब्लम ड्यूटी का जो ऑफिसर, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक आम नागरिक है, वो बहुत चिंता मुक्त होकर रोड पे चल रहा है, वो ई रिक्शा में गरीब आदमी अपना बैठा हुआ है, शाम का टाइम है, भीड़ है, और वहां पे ऐसा हादसा हो जाना, हम ये पूरी कंप्लीटली जो पूरी तरीके से एलजी साहब का फेलियर है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फेलियर है, क्योंकि इनको लोगों की चिंता अब शुरू हो रही है, जबकि इनका खुद का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है। अरे चालू तो है, तो इसका मतलब आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कि आप कीजिए यहाँ पे अटैक, ऑपरेशन चालू है, इसका मतलब वो भी तो कार्रवाई करेंगे ना। इसका मतलब आप सो रहे हैं, आपकी सरकार सो रही है और लोगों को आपने उनके हवाले पे छोड़ दिया है कि कोई कहीं भी घूमे, और बगल में पुलिस चौकी भी थी वहां पे जी। ठीक है, हादसा बहुत दुखद है, देखो हादसा दुखद है पर लेकिन कहानी है कि एलजी साहब इतनी देर से क्यों जग रहे हैं, सिस्टम इतना देर से क्यों जग रहा है? क्योंकि हमेशा बीजेपी क्या करती है, हमेशा सिस्टम के हवाले पे छोड़ देती है, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, हम कार्रवाई करें। इनकी नैतिक जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर कौन ये बोलेगा कि नहीं जी, हाँ जी मेरी जिम्मेवारी है, मैं इस्तीफा देता हूं? कौन लेगा उसकी नैतिक जिम्मेवारी? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते आप लोगों को, ऐसे तो नहीं आप लोग आराम से सो सकते अपने घरों में। आखिर लेना पड़ेगा किसी को। हरियाणा में इतना बड़ी काफी समय से वहां पे स्टोर होता हुआ, वहां प्लान होता हुआ, और वो जब फटता है और उसके बाद चीजें परतें खुल रही हैं जी, अगर है ना, तो वो तो भगवान की कृपा रही कि उससे पहले भी पकड़े गए। और कहीं ना कहीं पर दिल्ली में जो 4-5 घंटे का जो फेलियर रहा, किस रूट्स पे गया और वहां पे कौन कौन ड्यूटी में ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया, बोल के बहुत पुरानी गाड़ियां थी,
तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेलियर है। इनको ये बहुत पहले ही जग जाना चाहिए था। इनको तो अपनी सुरक्षा पे काम करना चाहिए। असली काम तो ये आज से शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनकी सहयोगी सरकार आ चुकी है दिल्ली में। अब तो ये रिबन काटने भी नहीं जाएंगे, अब ये रोड पे नाले पे भी नहीं जाएंगे, अब तो इन्हें अपना काम करना ही पड़ेगा। तो इनको अब दिल्ली की चिंता फाइनली शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, दिल्ली की चिंता का अगर यहाँ पर जिक्र करें तो बहरहाल अब तो साफ तौर से देखने को मिल रही थी। ये चिंता अगर पहले हो जाती तो शायद इस तरह की घटना होने से रोका जा सकता था। शुभेंदु जी, क्योंकि जिस तरह से देखें यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कई लंबे सवालों की जो फहरिस्त है वो आपके सामने रख दी गई है। आपसे इनका सवाल लेंगे और ये भी कहना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से दिल्ली इस तरह के हादसों का शिकार होती रही, आखिर कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोहम्मद आसिफ साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, वो समय भूल गए जब कांग्रेस की सरकार में हर बस के अंदर अब डर बना रहता था कि कौन सा टिफिन बॉक्स खुल जाए और हो जाए। यहाँ पे कनाट प्लेस में घूमते समय डर लगा रहता था और जगह जगह ये फोन पे उसे स्पीकर से बोला जाता था कि कोई भी डब्बा, कोई भी खोया पाया सामान, क्या हो सकता है, बम। और सरोजनी नगर मार्केट, ये सब लाजपत नगर मार्केट, यहाँ पे लगातार बसता रहता था। मोहम्मद आसिफ साहब भूल गए क्या कि क्या चीज देखे गए आप लोग? हमने पिछले 11 साल में पहली बार ये घटना हुई, उसके लिए इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। कौन सा समाज का लोग, कौन सा मुस्लिम समाज का आदमी सामने आया और कहा कि बहुत गलत हुआ? मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं आपके सामने। आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात मत करिए जी। कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग, जिनके पास ये पावर थी कि लोगों को बचा सके, उसको उन्होंने यूटिलाइज किया एक फिदाइन उसके ऊपर। और उसके बाद हमको बता रहे 11 दिन बाद सो के उठे। हम लोग तो सोते ही सोते जा रहे हो और उसके बाद जवाब दे रहे हो यहाँ बैठ के हमसे पूछ रहे हो। जो चीज आप सब लोगों ने, कांग्रेस ने डेवलप करी, इस आतंकवाद का जन्म देना आपने चालू किया। 1947 से जन्म हुआ है इसका। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जया जी, आप और आपके जितने भी प्रवक्ता और जितने लोग इस दर्शक को सुन रहे हो, इस घटना में जो लोग भी पाए गए उन पर एक्शन हो रहा है। उनकी आने वाली 7 पुश्तें, मोहम्मद आसिफ साहब सुन लो और बता देना कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि दिल्ली में विस्फोट कैसे किया जाता है और उसका क्या जवाब मिलता है। हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं जी। हम व्यवस्थाओं को पक्का कर रहे हैं, जो कमियां हैं उसको ठीक कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने सब कुछ कर दिया, बहुत चीजें और भी आ रही हैं, उसको भी ठीक कर रहे हैं। पर जब भी हम एनआरसी पर, सीएए पर, दुनिया भर की चीजों पे बात करते हैं, यही जो लोग सामने बैठ के हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, यही सब लोग रोना चालू करते हैं। अभी आपने देखा ना जया जी, वहां पे बिहार में हमने एसआईआर पे बात करी तो यही लोग रोना पीट रहे हैं, आज भी रोना पीट रहे हैं। तो ये रोने वाले जो लोग हैं, एक तरफ तो इसलिए रोते हैं कि इस पे ये क्लीन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों बाहर भगा रहे हो, ये लोग बांग्लादेश से आए हैं इनको क्यों हटा रहे हो। और एक तरफ ये हमसे आके प्रश्न पूछते हैं कि ये अटैक कैसे हो गया। तो हमको तो शर्म आती है। फिर भी जो एलजी साहब ने किया, जो एक्शन लिया, वो आवश्यकता थी, उसको याद दिलाने की आवश्यकता थी। और फिर मैं कहूंगा कि आने वाला कल और अच्छा होगा। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा। और सवाल पूछना शुभेंदु जी विपक्ष का काम है और इस तरह की घटनाएं होंगी तो सवाल तो जाहिर सी बातें पूछे ही जाएंगे। शुभेंदु जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए, मौतों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले पर, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष के पास है। आसिफ साहब, क्या कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। मैं कह रहा हूं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सैनिक की शहादत पर लोग मरे, उनके नाम पे देश के प्रधानमंत्री वोट मांगे, ये होना चाहिए। ये पूरा हिंदुस्तान ने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार के अंदर किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे थे। देखा ना, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी पर वक्ता करे। लेकिन जहां जहां चुनाव होगा हादसे होंगे और भारतीय जनता पार्टी लोगों की शहादत पे वोट मांगेगी, ये होना चाहिए, सही है।
सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, ना नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी लेंगे, ना अमित शाह जी जिम्मेदारी लेंगे, ना राजनाथ सिंह जी जिम्मेदारी लेंगे, ना दिल्ली की मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगी। जिम्मेदारी सिर्फ होगी हिंदुस्तान के नागरिकों की, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होगी, उनकी शहादत पे जहां जहां चुनाव हो वहां जाके वोट मांगे। पर भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति क्या नहीं तो क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किस तरीके से हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वोट मांगा, वो राजनीति क्या था? उसी ऑपरेशन सिंदूर को आप कहते रहे, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, आज तक आपने जिम्मेदारी नहीं दी पाकिस्तान की, ना पाकिस्तान पे अटैक किया। ये नाकामी भारतीय जनता पार्टी की है ना, किसी और की थोड़ा ही है। इस नाकामी से भाग नहीं सकते। हमने, कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, जो मुहिम शुरू की, हमने 2-2 प्रधानमंत्री खोए हैं इसी के अंदर, लेकिन हम झुके नहीं। कांग्रेस पार्टी जब सब सरकार रही उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई शख्स आगे नहीं आएगा। जो शख्स ऊपर मिनिस्टर बना बैठा है, जो मुख्यमंत्री है, जो होम मिनिस्टर है, आके जिम्मेदारी ले इस्तीफा दे, ये नाकामी है। नाकामी किसकी है? हिंदुस्तान वालों की नाकामी है। हिंदुस्तान सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये वो सरकार है हमेशा जिम्मेदारी से भागती है। अगर वोट की जरूरत होगी, जहां जहां चुनाव आना होगा, तो हर काम करेंगे, हर उस चीज पे वोट मांगेंगे। आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे 40 सैनिक शहीद हुए। उन सैनिकों की शहादत के किस तरीके से फोटो लगाकर अलग अलग लोकसभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा। देखा दुनिया का कोई ऐसा शख्स? अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऊपर से छुपाते हैं और ऊपर से उन्हीं शहादत पे वोट मांगते हैं देश से। उस आरडीएक्स का आज तक नहीं पता कौन लेके आया। ये फेलियर किसका है? भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। बताइए सुबेंदु देश को, ये कितना बड़ा फेलियर है। तकरीबन 7वां साल होने जा रहा है, आज तक बता नहीं पाया 350 किलो आरडीएक्स लेके कौन आया था। आज तक देश को ये नहीं बता पाए जम्मू कश्मीर के अंदर AK-47 के साथ एक आतंकवादी रियाजी गाड़ी पकड़ा जाता है, वो कहता है ऊपर का हाथ है, या तो ऊपर गवर्नर साहब है या पाकिस्तान है। किसका हाथ है बताना चाहिए ना आपको। वो कौन लोग है ऊपर के लोग जो हमारे देश के अंदर आके षड्यंत्र रचते हैं। हमारी लोगों की शहादत होती है, उनकी वजह से लोग धमाकों में मारे जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे भागेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, वो देश को मालूम है किस पैटर्न पे काम करती है। ये पैटर्न में बिहार में देख लिया, ये पैटर्न में 10 जगह देखा किस तरीके के भारतीय जनता पार्टी कंडीशन है। बात कहते हैं एसआईआर की, एसआईआर कितनी जल्दबाजी आपने की ये देश को मालूम है। आपने कहा बांग्लादेशी आतंकवादियों के निकाले, देश की सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने आंकड़ा दिया 386 बांग्लादेशी हमने बाहर निकाले। 50 लाख लोगों के वोट काटे आपने, निकाले 386 सिर्फ पूरे हिंदुस्तान से। ये कैसी नाकामी भारतीय जनता पार्टी की? किस तरीके से के नाम पे इलेक्शन कमीशन काम करता है, ये हमने देख लिया ना। जवाब देने को राजी नहीं इलेक्शन कमीशन, जवाब देने से भागता है किस तरीके से। आज की भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी होगी, जवाब हम विष्णु जी से लेंगे। आपस में गठजोड़ इतना मजबूत है, जितनी बात की जाए उतना कम है। बिल्कुल यहाँ पर विष्णु जी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ काफी खौफनाक था, काफी लोगों की जान गई है और कहीं ना कहीं एक ये दर्दनाक मंजर था। लेकिन कब तक, आखिर कब तक दिल्ली हमले का बनती रहेगी शिकार? देखिए जया जी, सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की समस्या ये है कि वो हमेशा, इनकी 3 टर्म में हो गई सरकार, तीसरा टर्म इनका सरकार का चल और हमेशा इतिहास में चले जाएंगे। अरे 15वां साल में घुस गए हैं आप, 12 साल हो गए, अब तो कम से कम सुरक्षा के और नए नए नियम आप बना सकते हैं। पूरा बहुमत है आपके पास। अब आप तो कम से कम पीछे का इतिहास मत उठाइए। 15 साल थोड़ा टाइम, 12-13 साल थोड़ा टाइम नहीं होता है। 3 टर्म हो चुके हैं आपको, तीसरी टर्म की सरकार चल रही है। दूसरी बात, ये बात स्वाभाविक है कि वो लोग डॉक्टर थे, वो लोग इंजीनियर थे, वो लोग अगर अपडेट हो गए तो हमारी इंटेलिजेंस को भी अपडेट होना पड़ेगा। बिल्कुल। वो अपडेट कैसे होंगे? अपडेट ऐसे हो जब रक्षा मंत्री और चाहे हमारे गृह मंत्री और एलजी साहब सुरक्षा पे बैठ के प्लानिंग बनाएंगे कि ऐसा क्या एक्टिविटी, क्या अपडेट क्या है, कैसे और लोग एक्टिव, क्या ये बता सकते हैं कि कितने सीसीटीवी जो हमारी सरकार में लगाए गए थे हर गली गली जो सड़कों पे, कि कितने सीसीटीवी काम कर रहे हैं। मैंने खुद एक ट्वीट किया हुआ है, जनकपुरी मार्केट का सीसीटीवी काम नहीं करता दिल्ली पुलिस का। तो कितने सिक्योरिटी में कितने बड़े लैप्स हैं, उस पे लेके हर महीने कितनी मीटिंग हुई है एलजी साहब की या गृह मंत्री जी की, इसका जवाब दे पाएंगे ये लोग? क्यों? जिम्मेवारी इनकी है।
तो सिर्फ बिल्कुल। ब्लास्ट हो जाने से याद आता है। तो इनको दिल्ली की सुरक्षा पे बैठ के समीक्षा करनी पड़ेगी, इनको उन अधिकारियों को और खुद पे जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल, कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी जरूर बनना लेनी है। पड़ेगी, जो लूप होल्स है उन पर काम अवश्य करना पड़ेगा। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। और सवाल आखिर में यही उठता है कि जिस तरह की जो ब्लास्ट की घटना होने के बाद ही आखिर में पुलिस नींद से क्यों जागती है, क्योंकि ये दिल्ली हादसा काफी ज्यादा भयानक था, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बहरहाल इस पर कार्रवाई चल रही है और ब्लास्ट के बाद अब एलजी भी एक्शन में आ गए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।